हिंदी हम वतन हैं, हिंदोस्तां हमारा। हिंदी के प्रिय प्रतियोगी छात्रों, स्वागत है तुम्हारा हिंदी टीच एजुकेशन चैनल पे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज का ये वीडियो मित्रों आपके लिए है फटाफट रिवीजन का वीडियो। और जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल पे जो प्रश्न है उसका उत्तर हम वीडियो के अंत में देंगे, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और अपने प्रश्नों को मिलाना है और इन बेहतरीन प्रश्नों के संकलन से अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन है आपके पास खस, ब्राचड, सौरसेनी और मागधी। चारों में से सही उत्तर आपको चुनना है कि इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। तो जानते हैं, बहुत ही फेमस ये प्रश्न है। पश्चिमी हिंदी का विकास जिससे हुआ वो आंसर है सौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न कह रहा है, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद इनमें से कौन से हैं? यानी कि आपको बताना है कि राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद संविधान में कहाँ से कहाँ तक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, आप जानते हैं 343 से लेके 351 तक के अनुच्छेदों में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगले प्रश्न में आपसे कहा गया, इनमें से कौन सा कवि है जो सप्तकों में शामिल नहीं है? तो आप जानते हैं कि सप्तक जो हैं, तार सप्तक, उनमें से ये कौन सा कवि है जो किसी भी सप्तक में नहीं है, यही आपको चुनना है यहाँ पे। ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा। चारों में से सही उत्तर बताना है जो सप्तक में शामिल नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीकांत वर्मा जी। ये किसी सप्तक में शामिल नहीं हैं। बाकी नरेश मेहता जी हैं, मुक्तिबोध जी हैं और रामविलास शर्मा, ये तार सप्तकों में शामिल हैं। तो आप जानते हैं कि रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध ये लोग पहले ही में शामिल हैं और ये नरेश मेहता जी ये दूसरे वाले में शामिल हैं, ये नरेश मेहता जी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कहा गया, कौन सा कवि है जो तीसरे सप्तक में शामिल है? तीसरा सप्तक आपसे पूछा गया। मित्रों, आपको सप्तकों का डेट भी याद रखना है। 1943 जो है वो पहला आया था सप्तक के नाम से, तार सप्तक, फिर प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक। तो वीडियो फटाफट वाला है तो आप डेट जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा कवि है जो तीसरे सप्तक में शामिल है? अज्ञेय जी हैं, शमशेर बहादुर जी हैं, विजय दयानंद नरसाई हैं या भारत भूषण अग्रवाल हैं? आपको बताना है कि कौन है जो तीसरे में शामिल हैं। तो इन जो सप्तकों के कवि हैं, इन सप्तकों के कवियों को आपको कोड बना लेना है और कोड के थ्रू याद रखना है ताकि इस तरीके की गलती ना हो। और दोस्तों, यहाँ पे तीसरा सप्तक जो है वो हमारा कुछ कोड ऐसा है, कुप्र किम विस्के, मतलब कुआं क्यों सूखेगा बिस्केगा। तो आपको भी ऐसे ही अपना कोड बना लेना है और अब इस कोड के थ्रू अगर आप उत्तर निकालेंगे तो उत्तर निकल के आएगा। तीसरे सप्तक में शामिल हैं, यहाँ पे आपको मिलेंगे यही विजय देव नारायण शाही जी। तो आप कोड से एकदम सही उत्तर निकालेंगे तो इसका उत्तर हो गया सी, विजय देव नारायण शाही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न शुद्ध कविता की खोज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना किस लेखक की कृति है? आपको बताना है। ये दिनकर की है या शुक्ल की है, रामविलास शर्मा की है या मुक्तिबोध की है? शुद्ध कविता की खोज ये कृति किसकी है?
शुद्ध कविता की खोज आपको बताना है। और ये है मित्रों सही उत्तर रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर की शुद्ध कविता की खोज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपसे कहा गया नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है, इनमें से आपको चुनना है। डॉक्टर नागेंद्र जी हैं या रामविलास शर्मा जी हैं, नामवर सिंह जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नई कविता और अस्तित्ववाद ये किसकी रचना है आपको बताना है। और सही उत्तर इस तरीके की रचना रामविलास शर्मा जी की है, तो सही उत्तर ये हो जाएगा। दोस्तों आप हिंदी टीच एजुकेशन चैनल जो आपका है, इसी नाम से आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और इसी नाम से आप फेसबुक पेज पे भी, फेसबुक का जो पेज होता है वहाँ पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी कर सकते हैं, जिसके लिए व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर पे भी आप पर्सनली आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो आप दे सकते हैं। उसका नंबर है मित्रों 9454731145। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अगले रचना का नाम है ध्वन्यालोक की रचयिता आचार्य का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आनंदवर्धन, आचार्य मम्मट, अभिनव गुप्त और आचार्य विश्वनाथ। चारों में से आपको सही उत्तर बताना है। ध्वन्यालोक के रचयिता और ये प्रसिद्ध कृति है, आप जानते हैं। सही उत्तर है आनंदवर्धन जी। तो ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन है। अगला प्रश्न है आत्मजयी। ये कृति बहुत बार पूछी गई है कि रचयिता का नाम आपको बताना है। और आत्मजयी के रचयिता हैं मित्रों कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण सही उत्तर हो जाएगा। आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, ये ऐसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, एक पंक्ति है मधुमय बसंत जीवन बनके। ये पंक्ति किस कवि की है, आपसे ही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है प्रसाद जी, पंत जी, दिनकर जी और मैथिली शरण गुप्त जी। चार ऑप्शन हैं। मधुमय वसंत जीवन बनके बह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से। ये पंक्ति कामायनी की पंक्ति है और ये काम सर्ग से ली गई है। अब जान गए आप उत्तर। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी के काम सर्ग से ये पंक्ति ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चली गई। अगला प्रश्न है कौन सा कवि तीसरे सप्तक में नहीं है। ऑप्शन है भवानी प्रसाद जी, केदारनाथ सिंह जी, विजयेंद्र शाही जी और कीर्ति चौधरी। तीसरे सप्तक में कौन सा कवि नहीं है ये आपको बताना है। और तीसरा सप्तक में कौन नहीं है वो आपको बताना है। सही उत्तर चुनिए इन चारों में से कौन सा है सही उत्तर। और तीसरे सप्तक में कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का भी मान है। ये पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नाथूराम शर्मा, गया प्रसाद शुक्ल, शनैही। इन चारों में से सही उत्तर बताना है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु है, निरा और मृतक समान है।
तो आप समझ गए होंगे कि पंक्तियाँ किसकी हैं, और ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्थापना। स्थापना क्या है, चलिए देखते हैं। कहा गया भारतेंदु जी सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं। ये तो बिल्कुल बात सही लग रही है। तर्क दिया जा रहा है कि भारतेंदु जी ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से निकालकर सामयिक समस्याओं से जोड़ दिया और विदेशी शासकों के अत्याचारों का दबी जुबान से वर्णन किया। अब यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। इन चारों में से क्या सही है? पहला तो सही लगा। दूसरे में आप कहा गया कि कविता को रीतकालीन परिवेश से निकाले और सामयिक समस्याओं से जोड़ दिया, ये भी सही है। और विदेशी शासकों का भारत दुर्दशा इत्यादि के माध्यम से उन्होंने विरोध किया ही था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। दोस्तों अपनी तैयारी के लिए आप हिंदी टीच एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम आपकी मदद करते रहें। अगला प्रश्न में आपसे कहा गया हिंदी की पहली कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना, ये आपको बताना है। एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, दुलाई वाली या 11 वर्ष का समय, इनमें से किसको माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है और आपको चुनना है इन चारों में से सही उत्तर। सही उत्तर है दोस्तों इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी 1900 में आई हुई ये कहानी है और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। साथ ही साथ आपको ये भी सब याद रखना है, एक टोकरी भर मिट्टी किसकी कहानी है? माधव प्रसाद सप्रे की कहानी है। दुलाई वाली किसकी है? बंग महिला की है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इनमें से कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न में कहा गया विशस्य विस्मौषधम, ये नाटक किसका है? नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर आपको पता है। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। विशस्य विस्मौषधम, इस नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न पूछा गया आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है या रेखा चित्र है? आवारा मसीहा बहुत ही प्रसिद्ध है। किसकी है ये? आप जानते हैं विष्णु प्रभाकर जी की। और ये है आवारा मसीहा जीवनी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। किसकी जीवनी है दोस्तों? शरद चंद्र की। आप जानते हैं ये इस तरीके से भी प्रश्न आपसे बनते हैं, तो कई एंगल से देखना है। जैसे भी प्रश्न आए आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है। अगला प्रश्न मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या बोलते हैं? अभिधा बोलते हैं, लक्षणा बोलते हैं, व्यंजना या तात्पर्य। चारों में से क्या बोलते हैं जो मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति है? चुनिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रसिद्ध प्रश्न है। इन चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुख्यार्थ का जिससे बोध होता है उसे लक्षणा बोलेंगे, व्यंजना बोलेंगे, तात्पर्य बोलेंगे या अभिधा बोलेंगे। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अभिधा। अभिधा में ही मुख्यार्थ का बोध हो जाता है, मतलब उस वाक्य में शब्दों के माध्यम से क्या बात कही गई वो आपको तुरंत ही स्पष्ट हो जाती है। तो ये होती है अभिधा शब्द शक्ति। जब लक्ष्यार्थ की बात की जाती है तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और जब व्यंग्यार्थ की बात की जाती है तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों को ध्यान देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया डॉक्टर नगिन के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? तो यहाँ पे जो रस सिद्धांत है उसमें जो साधारणीकरण का सिद्धांत आया है
उसमें पूछा गया कि डॉक्टर नागेंद्र ने साधारणीकरण किसका माना। ऑप्शन है विशेषत्व का परिहार, दूसरा विभावादि का साधारणीकरण, आलम्बनत्व का साधारणीकरण या कवि की अनुभूति का साधारणीकरण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार और इस बार भी आ सकता है। और इस मोस्ट इम्पोर्टेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं डॉक्टर नागेंद्र जी। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, आचार्य शुक्ल जो हैं वो किसको मानते हैं, आचार्य शुक्ल जी किस चीज़ का साधारणीकरण मानते हैं। तो इसका उत्तर है दोस्तों, आलम्बनत्व धर्म का मानते हैं, आलम्बनत्व का मानते हैं, आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण आचार्य शुक्ल जी मानते हैं। तो शुक्ल पे प्रश्न आएगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे बोला गया, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की पुस्तक है। और यहाँ पे ऑप्शन है यात्रा वृत्त, रिपोतार, जीवनी और आत्मकथा। चारों में से आपको बताना है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की पुस्तक है। ये आप जानते हैं दोस्तों, आत्मकथा की पुस्तक है और जिसकी आत्मकथा है वो हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अंतरा किसकी रचना है। ऑप्शन है निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, राम कुमार वर्मा, अज्ञेय। बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमसे पहले उत्तर दीजिए, अंतरा किसकी रचना है। दोस्तों वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन सारे प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ज़रूर बताएं। अंतरा किसकी रचना है, इसका उत्तर आपको देना है। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय। अगला प्रश्न, भाषा और समाज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक आपसे फिर पूछी गई है। इसके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर हरदेव बाहरी और रामविलास शर्मा जी। भाषा और समाज, इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा, मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भाषा समाज। चलिए देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा, एक नाटक इसमें से आपको छांटना है। और ऑप्शन है बकरी, सफ़ेद मेमने, भेड़िए और सांप। चारों में से सही उत्तर छांटना है। इसमें से एक नाटक कौन सा है, और वो नाटक है ऑप्शन नंबर ए, बकरी। चलिए बढ़ते हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, बकरी किसका नाटक है, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में किसका नाटक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, इसका उत्तर आपको जरूर पता होगा और सही उत्तर है यशपाल। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, वही हमारे लिए आपका दिया हुआ प्रोटेक्शन है, वरदान है, जो भी कहिए। तो आपको क्लिक ज़रूर कर लेना है। और अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र की। और इसके लेखक हैं, जानते हैं आप लोग, अमृत राय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न में आपसे यहाँ पे कहा गया, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। तो आप जानते हैं, बता चुके हैं
कमानी जैसे ही आए आपको याद रखना 15/35। 15 सर्ग हैं, 35 में आई थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 15। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अशोक के शिलालेख में मिलता है, या जयभट्ट के शिलालेख में, सिंधु घाटी सभ्यता में, या सारनाथ में? चारों में से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जयभट्ट के शिलालेख में। तो जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न ये रहा, और अगले प्रश्न में कहा गया इनमें से प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो ये भाषाओं के विकास के क्रम में आपने पढ़ा होगा, इसका सही उत्तर दीजिए कौन सा है। प्राचीनतम भाषा कौन सी हो सकती है? आप जानते हैं सबसे प्राचीनतम भाषा है संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद हिंदी। यही आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहा गया आपसे कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसको आपको जानना है कि त्रिपिटक गौतम बुद्ध जी की शिक्षाओं का ये ग्रंथ है। त्रिपिटक तो वो लिखा जाएगा पाली में, क्योंकि बौद्ध धर्म पाली भाषा में पल्लवित पुष्पित हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पाली। अगला प्रश्न भिक्षु जगदीश कश्यप का संबंध किस भाषा से है? तो ये जो ऊपर का प्रश्न है वही प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। भिक्षु आ गया मतलब बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है ये रहा, दामोदर शर्मा की कृति जो बार बार आपसे पूछी गई है, और उसका सही उत्तर दामोदर शर्मा की कृति इन चारों में से कौन सी है? आपने हमसे पहले ट्रिक लगाया होगा, वो ट्रिक है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण का आपको बताना है इसकी विषय वस्तु क्या है, किस पे लिखी गई है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। शब्दानुशासन जानते हैं हेमचंद, संदेश रासक, अब्दुल रहमान, वर्णनाकर, ज्योतिषर ठाकुर, ऐसे ही सारी रचनाओं को आपको याद करते चलना है। और अगला प्रश्न, बिहारी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ था? तो जो बिहारी हिंदी है उसके बारे में आपसे बात की जा रही है। बिहारी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ था? ऑप्शन है सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी या ब्राचट। इन चारों में से सही उत्तर बिहारी भाषा किससे निकलेगी? तो आपको ऐसे ट्रिक से याद रखना है। बिहार यानी मगध, मगध साम्राज्य वहीं का था। तो बिहारी हिंदी जो थी मागधी अपभ्रंश से निकली हुई थी। तो अब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान और फेमस है। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? आप जानते हैं मिथिला के कवि विद्यापति जी को कहा जाता है मैथिल कोकिल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास किस भाषा के कवि हैं? आप सभी को पता है तुलसीदास जी जिस भाषा के कवि हैं वो है सबसे पहले अवधी के और फिर ब्रज के। दोनों पे समान अधिकार है इनका। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि अपने समय में प्रचलित हर शैली और हर भाषा के ज्ञाता थे तुलसीदास जी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रज और अवधी। अगला प्रश्न, केशव कहि न जाय का कहिए, यह पंक्ति किस पुस्तक
से ली गई है, ये आपको बताना है। और जिस पुस्तक से ली गई है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गलतियाँ यहाँ पे अपेक्षित हैं। आप ये जान रहे होंगे कि सब कहने जाए कि ये तुलसीदास की पंक्ति है, लेकिन उनकी किस रचना से ये पंक्ति ली गई है? रामचंद्रिका से ली गई है, विनय पत्रिका से ली गई, कवितावली से, या जहांगीर जसचंद्रिका से? तो ये तो उनकी नहीं है, तो ये कट गया। और अब तीनों में से आपको चुनना है, और इन तीनों में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विनय पत्रिका। तो केशव जी कह नहीं पाते हैं, बहुत ही विनम्र आदमी हैं। इस कोड से आपको याद रखना है, तो आपको रचना का नाम याद हो जाएगा। विनम्र आदमी हैं केशव जी, कह नहीं पाते हैं विनम्रता के कारण, इसलिए इनकी जो पंक्ति है विनय पत्रिका से ली गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया, हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली कुल बोलियों की संख्या, यानी हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली कुल बोलियां आपसे पूछा जा रहा है, और ये आप जानते हैं राइट आंसर है 18 बोलियां। अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपसे किया गया है, स्थापना छायावाद राष्ट्रीय संस्कृति चेतना की कलात्मक अभिव्यक्ति है। और दूसरे रीजन में कहा गया कि छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। तो यहाँ पे जो स्थापना है वो कहेगी कि छायावाद राष्ट्रीय संस्कृति चेतना की कलात्मक अभिव्यक्ति, कलात्मक ढंग से यहाँ पे चित्रित किया गया है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को। ये सही ऑप्शन है। और तर्क में कह दिया गया कि छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से, सीधा कह दिया गया। तो मित्रों, आप जानते हैं कि इस युग का नाम रखा गया है छायावाद। छाया है, सीधा नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। तो यहीं से ये कोटेशन, ये तर्क गलत हो जाता है। डायरेक्ट बात, सीधा संबंध जो लिख दिया है इससे, ये गलत हो जाता है। तो ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। ए है राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और अगला प्रश्न है, हिंदी को संविधान की किस धारा में राजभाषा घोषित किया गया? किस अनुच्छेद में? संविधान का अनुच्छेद पूछा जा रहा है, किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? और वो अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर ए, 343। 343 नंबर का अनुच्छेद राजभाषा घोषित करता है हिंदी को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन है हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। चुनिए इसमें से कौन सा है सही उत्तर जहाँ से कल्पना पत्रिका प्रकाशित होती थी? और वो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ऐसा इसमें पूछा गया कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में ये कमानी की पंक्ति आप जानते हैं, और सर्ग है श्रद्धा सर्ग। कमानी में 15 सर्ग हैं, 35 में आई थी ये रचना। और इन पंक्तियों में आपसे पूछा कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या जो फर्स्ट टाइप का जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा, और इसमें रूपक भी आया हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको उत्प्रेक्षा के साथ रूपक वाला ऑप्शन चुनना है, ये है सही आंसर।
अगला प्रश्न, बृंद सतसई का वर्ण विषय क्या है? बृंद सतसई, कवि बृंद जी जो अपनी सतसैया लिखे थे उसका वर्ण विषय क्या है? श्रृंगार है, नायिका भेद है, नीति है या भक्ति है? 4 में से आपको सही उत्तर चुनना है। और मित्रों, इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर दीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नीति। नीति के दोहे इनके बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, बरवय रामायण के रचयिता कौन हैं? रहीमदास जी, नंददास जी, तुलसीदास जी और सूरदास जी। तो बरवय रामायण आप जानते हैं ये तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, बरवय रामायण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न पूछा गया, नासिकेतोपाख्यान इनमें से किसकी कृति है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंसाल्लाह खां, सदा सुखलाल। नासिकेतोपाख्यान है ऑप्शन नंबर 20 सदल मिश्र की रचना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 सदल मिश्र। अगला प्रश्न, राम प्रसाद निरंजनी की कृति कौन सी है? लाल चंद्रिका है, 252 स्वर्ण की वार्ता, भाषा योग वशिष्ठ और अगहन महात्म। 4 में से कौन सा है सही उत्तर? राम प्रसाद निरंजनी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है भाषा योग वासिष्ठ। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा योग वासिष्ठ। दोस्तों, ये था वीडियो का अंतिम प्रश्न। और इस वीडियो में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें। और चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि हमें ऑक्सीजन मिलती रहे और हम आपके लिए और ऐसे वीडियो लाते रहें। थैंक यू, गुड नाइट।